मुस्लिमों के लिए अलग से लो होगा, हिंदुओं के लिए अलग से लो होगा। तो एक देश एक कानून तो उचित है ना। अभी क्या हो रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ भी तो यही हो रहा है ना, लव जिहाद कर करके सबको काट काट के डाल जा रहे हैं। मदरसे की शिक्षा कभी सही दिशा नहीं दिखाएगी। वो कैसे? वो कैसे, आप खुद देख रहे हो मदरसे में पढ़े हुए लोग क्या क्या कर रहे हैं। कोरोना में भी आपने देखा, थूक जिहाद देख लिया आपने, रोटियों पे थूक थूक के परसा जा रहा है खाना। कांग्रेस ने तुष्टीकरण करके वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और एंडोनमेंट एक्ट, हलाल सर्टिफिकेशन बना के मुसलमानों को सर पे चढ़ाया है, तुष्टीकरण किया है। और दिल्ली में केजरीवाल ने मुसलमानों को सुविधाएं दी है, सैलरी दी है। मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे लोग देश का पहले बंटवारा कर दिया, जिन्ना को ये देश बांट के दे दिया, और भारत में रह रहे आबादी बढ़ाने वाले, जनसंख्या नियंत्रण ना करने वाले, संसाधनों को भोगने वाले, लूट पाट मचाने वाले, दंगे भड़काने वाले, आतंकी गोश मोहम्मद, रियाज मोहम्मद चिश्ती जैसे लोग, और देश में हमेशा अलगाववादी बातें करने वाले लोगों को ही सर पे चढ़ा के रखा गया। अब जब हिंदू सरकार आ गई है, मोदी सरकार का विरोध करते हुए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी खुद अभी रमज़ान चल रहे थे तो वहाँ पहुँचे। दिनेश शर्मा जी खुद रमज़ानों में शिरकत करने जाते हैं लोगों के लिए, है ना। अब फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? अब अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं सिर्फ सारे हिंदुओं को लेकर चलना चाहती हूँ, सारे हिंदुओं को लेकर चलना चाहती हूँ, तो मुख्तार अब्बास नकवी को इतना बड़ा पद क्यों? कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या पड़ गई है? देखिए, एक देश एक कानून कहाँ नहीं है। आप अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, एक देश एक कानून ही चल रहा है। यहाँ क्या बात है, मुस्लिमों के लिए अलग से लो होगा, हिंदुओं के लिए अलग से लो होगा। तो एक देश एक कानून तो उचित है ना, इसमें नाजायज मुसलमान कहाँ नहीं पालन करते? क्या मुसलमान कहाँ नहीं पालन करते? वो अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, देश में कई ऐसे कानून हैं जो मुस्लिमों पे भी लागू होते हैं, लेकिन मुस्लिम उसको अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, कानून के अनुसार चल ही रहे, कानून के अनुसार अपने विवाह नहीं कर रहे हैं, निकाह नहीं कर रहे हैं। जो नाबालिग लड़कियाँ होती हैं उनसे अभी भी शादी कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको कि एक समुदाय को टारगेट कर किया जा रहा है सर? नहीं, समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है उसकी बात अलग है, ठीक है। जो शिक्षित हो गया, जो देश जानता है, देश की भलाई जानता है, देश हित में काम करना चाहता है, उस मुस्लिम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मदरसा छाप मुस्लिम है, मैं उन मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। जो नाबालिग लड़कियों को गुलाम बना के अपने पास रखना चाहते हैं, 3-3, 4-4 शादियाँ कर लेते हैं, शोषण करने के बाद छोड़ देते हैं। अभी क्या हो रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ भी तो यही हो रहा है ना, लव जिहाद कर करके सबको काट काट के डाल जा रहे हैं। तो क्या है, हम विरोध एजुकेशन का नहीं कर रहे हैं। जो एजुकेशन सही दिशा में जा रही है, उस एजुकेशन के अनुसार चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो सही दिशा में देश की भलाई के लिए काम कर रहा है। लेकिन जिसको सही दिशा मिल ही नहीं रही है, मदरसे की शिक्षा कभी सही दिशा नहीं दिखाएगी। वो कैसे? वो कैसे, आप खुद देख रहे हो मदरसे में पढ़े हुए लोग क्या क्या कर रहे हैं। कोरोना में भी आपने देखा, थूक जिहाद देख लिया आपने, रोटियों पे थूक थूक के परसा जा रहा है खाना। अभी एक वीडियो और वायरल हुआ, रसगुल्लों में पेशाब कर रहा था एक मुस्लिम। क्या कहोगे आप? तो एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है? मदरसे साहब शिक्षा का ये उदाहरण है। जो किसी बारात में रसगुल्ले बन रहे थे और एक वीडियो वायरल होता है, भाई अपने पेशाब छोड़ रहे हैं उसमें। अब मैं तो भाई कह के सम्मानित कर रहा हूँ राक्षसों को भी। तो ये तो हमारी, जब इतना सही कानून हो तो फिर लोकसभा में हंगामा क्यों हो रहा है? बात सुनना चाहिए आराम से। जो लोग देश के हित में कोई भी बिल पास करने ही नहीं चाह रहे हैं, सरकार का हर बिल पर विरोध करते हैं। किसान बिल भी आया था, किसान बिल किसानों के समर्थन में था। लेकिन आज के समय में मेन जो मांग है ना, वो भाजपा को और मोदी को हटाने के लिए सारी लड़ाई। बिल का विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि बिल देश के पक्ष में है, देश के विपक्ष में है। बिल का विरोध इसलिए नहीं हो रहा है, हर बिल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मोदी ला रहे हैं। मोदी ला रहे हैं इसलिए? हाँ, मोदी ला रहे हैं इसलिए विरोध हो रहा है उनका? किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो मतलब बहुत समय से सेवा दे रहे हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 26 जनवरी 1950 को जो उन्होंने संविधान रचा, उसकी प्रेम्बुल में जो उसकी भूमिका है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान न्याय व्यवस्था, समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए। फिर इस देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? कांग्रेस ने तुष्टीकरण करके वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और एंडोनमेंट एक्ट, हलाल सर्टिफिकेशन बना के मुसलमानों को सर पे चढ़ाया है, तुष्टीकरण किया है। और दिल्ली में केजरीवाल ने मुसलमानों को सुविधाएं दी है, सैलरी दी है। या हैदराबाद में जो ये बैठे हुए हैं, हैदराबाद के वर्तमान निजाम
ओवैसी ब्रदर्स, इन्होंने जो सुविधाएं दी, इनके पेट में दर्द हो रही है, इनसे इनकी सुविधाएं छिन जाएंगी। सर मैं कहता हूं इस देश में सैलरी अगर आप किसी मौलाना मौलवी को देते हो तो गुरु ग्रंथ पढ़ने वाले गुरु ग्रंथी को भी दो, पूजा करने वाले पंडित जी को भी दो, और जैन समाज के किसी साधु को भी दो। सिर्फ मुस्लिम मौलानाओं को दोगे तो वो फतवा जारी करेंगे भैया अब आम आदमी पार्टी को वोट देना, क्योंकि उसने हमें 18,000 से 25,000 सैलरी दी है, क्योंकि वो मुसलमानों का ध्यान रखते हैं। ये है मामला। अब वोट उसको तो, जैसे इमाम बुखारी है दिल्ली का, वो तो वर्ल्ड फेमस है कि दिल्ली में क्या पूरे भारत में वो जिसको चाहता था उसको वोट दिलवाने के लिए इलेक्शन का जिस दिन वो होता था, वोटिंग डेट होती थी, उससे एक दिन पहले फतवा जारी कर देता था। शुक्रवार की नमाज से के समय पे फतवा जारी कर देता था कि वोट कांग्रेस को ही पढ़ना चाहिए था। ये तो इतिहास की किताबों में पढ़ाई जाने वाली बात है कि मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे लोग देश का पहले बंटवारा कर दिया, जिन्ना को ये देश बांट के दे दिया, और भारत में रह रहे आबादी बढ़ाने वाले, जनसंख्या नियंत्रण ना करने वाले, संसाधनों को भोगने वाले, लूट पाट मचाने वाले, दंगे भड़काने वाले, आतंकी गौस मोहम्मद, रियाज मोहम्मद चिश्ती जैसे लोग, और देश में हमेशा अलगाववादी बातें करने वाले लोगों को ही सर पे चढ़ा के रखा गया। अब जब हिंदू सरकार आ गई है, मोदी सरकार का विरोध करते हुए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, जो संविधान की मूल भावना और संविधान की धारा 44 जो आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सर उसे नहीं होने दे रहे इम्प्लीमेंट। ये विरोध करके बता रहे हैं कि हम अच्छी बातों को भी नहीं मानेंगे, हम अंधा विरोध करेंगे। ओवैसी बोल रहे हैं कि इससे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है इसमें। ओवैसी की औकात क्या है? एक ही तो सांसद है सर उसका। ये देश की संसद बिल बनाती है, तुम्हारी औकात है तो संसद में जाओ और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान पलट दो। जैसे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के पलटा था, इमरजेंसी लगा के तो सेकुलर वर्ड डाला था। 18 महीने की इमरजेंसी थी 1975 से 1977 तक। 1976 में सेकुलर वर्ड डाल दिया, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। अटल बिहारी वाजपेयी बेंगलोर की जेल में बंद है, कोई चंडीगढ़ की जेल में बंद है, कोई नाभागी जेल में बंद है, कोई अहमदनगर की जेल में बंद है। तो यह सब अत्याचार इंदिरा गांधी ने करे, लेकिन इंदिरा गांधी जैसा तो बनना पड़ेगा तुम्हें। अब इस देश में इमरजेंसी नहीं लगेगी, आपातकाल नहीं लगेगा। ये देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से चलेगा, और मोदी सरकार वो संभव कर सकती है। और जब आप अगर बात करोगे ना एक्सेप्टेंस की, सहभागिता की और स्वीकारिता की, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती, ठीक है। बीजेपी ने भी पूरा चैलेंज दिया, एंटी इनकम्बेंसी थी, 15 साल तक उन्होंने एमसीडी में अपनी वर्चस्व बनाए रखा, लेकिन आज 104 सीटें पर आम आदमी पार्टी का भी स्वागत किया जनता ने। केजरीवाल पूर्ण बहुमत से 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं यहाँ पे। आप जाके देख लो हिमाचल, हाँ एक बार तो कांग्रेस का सहारा लिया था ना सर, हाँ, और हिमाचल में देखो कांग्रेस जीती, उन्हें ईवीएम तो कहीं हैक नहीं हुई ना, क्योंकि वहाँ पे 156 सीटें गुजरात में आई, वो बीजेपी को आई। देखिए बीजेपी खरीदना शुरू कर दी है ना, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो किसी पे भी कोई भी लगा दो, खुद से स्वयं से आज 4 या 5 जो इनके विधायक थे आम आदमी पार्टी, वो बीजेपी में जा मिले। जैसे कि आपको पता होगा उत्तराखंड में जब आम आदमी पार्टी हारी तो कर्नल अजय कोटियाल वो बीजेपी में जा मिले, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे और वो पार्टी अध्यक्ष भी थे। पूरी पार्टी यूनिट लेके वो बीजेपी में जा मिले। उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई है आम आदमी पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल की रेवड़ी है और रेवड़ीवाल की रेवड़ी एक्सेप्ट ही नहीं करी। तो कहने का मकसद ये है, गोवा में भी इनकी पूरी यूनिट बीजेपी में जा मिली। गुजरात, राजस्थान ये बता रहे हैं कि मोदी जी ने 8 सालों में कुछ काम नहीं किया, काम दिखाने के लिए है नहीं इनके पास, तो वो संसद में इस बिल को ला के खाली बस माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर काम दिखाने कुछ नहीं है तो मोदी जी आज वहाँ पहुंचे थे महाराष्ट्र कल। महाराष्ट्र में सर गोवा में तो उन्होंने क्या किया, मनोहर लाल पर्रिकर जी के नाम से, मनोहर पर्रिकर जी के नाम से एयरपोर्ट बना दिया नया, ठीक है, जहाँ 3.5 करोड़ लोग भी आ सकते हैं। ऐसा उनका मैंने बयान सुना है कि उनके विदेशी नागरिक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नई सुविधा होती थी इसलिए बना दिया। अब नागपुर से लेके मुंबई तक का एक हाईवे बना दिया, ये क्या डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। 22 से ज़्यादा एम्स बना दिए, क्या रोजगार जनरेट नहीं होते जब रोड बनती है या एम्स बनता है। उसके बाद 107 यूनिकॉर्न बना दिए, 7,000 करोड़ का एक यूनिकॉर्न होता है। 7,000 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट होती है एक यूनिकॉर्न पे तो कितना रोजगार जनरेट होएगा। सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती,
थी। एक गुजरात की मैं एक उदाहरण देता हूँ। गुजरात में जिग्नेश मेवानी, अल्पेश पटेल और जो अब भारतीय जनता पार्टी में उस समय पे पटेल आंदोलन कर रहे थे, कांग्रेस में चले गए थे, हार्दिक पटेल, उन्होंने पटेल आंदोलन के नाम में इतना नाक में दम कर दिया था, तब जाके बीजेपी को लास्ट टाइम सिर्फ 99 सीटें मिली थी, लेकिन एक बार 156 मिली। उसका कारण यही है कि हार्दिक पटेल से एक बड़े पत्रकार ने पूछा, आपके जैसे वो पत्रकार हैं, कि क्या होना चाहिए, नौकरी चाकरी का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि भैया गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, जैसे 6 करोड़ आबादी है वहाँ की, तो वहाँ पे सिर्फ 10 लाख ही नौकरियाँ दी जा सकती है, क्योंकि सरकार बजट नहीं दे सकती ना भैया। सरकारी नौकरी है, उसके बाद किसी की पेंशन है, 1000 तरीके के खर्चे हैं, सरकार इतना खर्चा कहाँ से बर्डन उठाएगी। यहाँ तो हमें तेल गैस ये सब तो इम्पोर्ट ही करना पड़ता है, ऊपर से कितने लोगों को सब्सिडी देनी पड़ती है। तो अब जब वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझेंगे, तब आपको लगेगा कि मोदी सरकार जस्टिफाई कर रही है जो भी कर रही है। ये वो मोदी सरकार है जिसने पिछले दिनों, आज से 3 महीने पहले 9.5 रुपये तेल पे घटाए थे सर। केजरीवाल जी ने उस समय कम नहीं करे थे तेल के दाम, और आज पूरे इलेक्शन को देख के किया गया था। केजरीवाल जी से एक शराब पीने वाले बंदे ने पूछा, वो क्या हैबिचुअल हो चुका है, उसने कहा केजरीवाल जी अगर आपको देना था तो एक के साथ एक दूध फ्री देते, आपने एक के साथ एक शराब पिला के मेरा किडनी लीवर खराब कर दिया। सोचो अब आप। तो कहने मकसद ये है कि डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी, जल है तो कल है, जल को सोच के होनी चाहिए। आने वाली राजनीति प्रदूषण को देख के होनी चाहिए कि प्रदूषण कम रहे इस देश में। हमारे ग्रीन एनर्जी पे काम होना चाहिए, एथेनॉल मैथेनॉल पे काम होना चाहिए, और बैटरी की गाड़ी पे काम होना चाहिए। आने वाला समय डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट वर्क पे मोदी जी जीतने हैं। आने वाले समय में फिर मोदी जी 400 सीटें से 2024 में जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, और ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल शर्मा है। विशाल शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हो? दिल्ली में घूमने आएंगे? नहीं, बेसिकली यहाँ डेली काम करता हूँ मैं। हाँ। क्या लग रहा है आपको? 24 में चुनाव है, सेमीफाइनल गुजरात का हो गया, मोदी जी जीत गए वहाँ पे, हाँ, इतिहास रच दिया उन्होंने। अब क्या हो रहा है, क्या लग रहा है 24 में? कोई दिक्कत नहीं, 24 में आ सकते हैं। जैसे अभी चीज़ें ऊपर नीचे होती जा रही हैं, आप और राज्यों में देख सकते हो। मैनपुरी देख लो, रघुराज साहब को ले आई, दोबारा फिर हार गए वो, 2,88,000 से वो जीत गई। और आप गोवा की भी, पंजाब की भी बात करो, हरियाणा के अंदर में भी आप देखते जाओ चीज़ें। जैसे भाई साहब की चीज़ों को मैं डिनाई नहीं कर रहा, बोले जल पे काम होना चाहिए था, तो जल के अंदर में गुरुजल करके एक सोसाइटी है, गुड़गांव के अंदर में खट्टर साहब की सरकार है। हर राज्य के अंदर में एक सोसाइटी बनाई गई है जो पुराना दूषित पानी है उसको लेकर कार्य करती है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। 24 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के अंदर मिड डे मील के जो बच्चों को मिलने चाहिए थे वो खपत नहीं हो पाई अभी तक। और एक और भाई साहब अभी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, मैं भी चाहता हूँ कि बने, लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताओ कि खुद इनके नेता लोग जब नवाज अदा करने जाएंगे या फिर वहाँ मदरसों में जाके बैठेंगे, राजनाथ सिंह जी खुद अभी रमज़ान चल रहे थे तब वहाँ पहुँचे, दिनेश शर्मा जी खुद रमज़ानों में शिरकत करने जाते हैं लोगों के लिए, है ना। अब फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? अब अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं सिर्फ सारे हिंदुओं को लेकर चलना चाहती हूँ, सारे हिंदुओं को लेकर चलना चाहती हूँ, तो मुख्तार अब्बास नकवी को इतना बड़ा पद क्यों? मैं सिर्फ ऐसा हिंदू ऐसा ब्राह्मण में पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक सवाल है कि मुख्तार अब्बास नकवी को इतना बड़ा पद क्यों कैबिनेट के अंदर में? क्यों उनके बिना सिर्फ कैबिनेट नहीं हो पा रही थी? पूरे कैबिनेट में एक ही थे सिर्फ। मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि उनको लेके क्यों चला जा रहा है। और जैसे भाई साहब अभी ओबीसी जी की बात कर रहे थे, ओबीसी की बात कर रहे थे, तो मुझे आप लोग ये बता दो या भाई साहब ये बता दे, वो इतना गंदा गंदा शब्द बोलते हैं, उनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं दर्ज होते? क्या लग रहा है क्यों नहीं हो रहा है आपके हिसाब से? बी पार्टी है वो उनकी, बी पार्टी है, बी बीजेपी पार्टी है, इसके लिए ओबीसी बी पार्टी है। कहीं ना कहीं कैसे हुई वो बी पार्टी? जहाँ जहाँ वो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, वो सिर्फ से भड़काने की बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही। मैं खुद पहले भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी रह चुका हूँ। अच्छा, हाँ, क्यों छोड़ा आपने? कुछ चीज़ें नहीं आ रही, भंग हो गया आपका? मोह भंग हो गया, या मैं ब्राह्मण हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 3000 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं लगातार। अच्छा, फिर उस बात पे कहाँ बोला जाएगा? सिर्फ एक जात बात किया जा रहा है। हो सकता है, हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है। अच्छा, मैं अखिल भारतीय युवा महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका हूँ उत्तर प्रदेश का, हुआ है पक्षपात। मैंने कुछ चीज़ें इसलिए छोड़ी हैं। ओवैसी को बोल रहे बीजेपी की भी पार्टी है, बी पार्टी है। लेकिन आम आदमी पार्टी चंद्रशेखर भी एक तरह से बी पार्टी है। बी पार्टी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे भूमिका निभाया गुजरात में, अब तो आम आदमी पार्टी को बोल रहे बी पार्टी है बीजेपी की। नहीं, मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को लोग कह रहे हैं बी पार्टी है, तो 6 विधायक या 5 विधायक उनके कैसे आ गए वहाँ पे? जो चाहे आप दिल्ली एमसीडी की बात कर लो, चलो मैं दिल्ली एमसीडी की बात करता हूँ। पार्टी ऐसी हुई कि उन्होंने कांग्रेस का वोट काटा, इस तरीके से भी पार्टी हुई। कांग्रेस का वोट तो कटना था, कांग्रेस का वजूद तो था ही नहीं। भले ही राहुल जी वहाँ कितनी मेहनत कर लें, पदयात्रा कर लें, वो मानसिकता उन लोगों की अलग जा चुकी है। लेकिन जो बाकी अगर काम के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में वो जरूरी है, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो यूँ होना चाहिए। अगर मैं भगवा पहन सकता हूँ, हंगामा कर रहा है उसके लिए क्या? वो गलत कर रहे हैं।
वो गलत कर रहे हैं, वो सिर्फ तोछी राजनीति और पब्लिसिटी के स्टंट है उनके, और कुछ नहीं है उसके अंदर में। वो लोग गलत कर रहे हैं उन्होंने। क्या नाम हो चाचा जी आपका? मेरा नाम अजय है। बताइए क्या क्वेश्चन का है? किसका विजय है इस बार? देखिए ऐसा है जो विजय की बात है, आप पूरे देश की स्थिति देखिए, जो सिनेरियो बन रहा है उसमें एक जो बहुत बड़ी ताजुब की बात आ रही है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और किन राज्यों में जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पे मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु नॉर्थ ईस्ट में बंगाल में आज ममता बनर्जी से ज़्यादा मोदी की पॉपुलैरिटी है प्राइम मिनिस्टर के नाम पर। दूसरी उड़ीसा में, बिहार में और वहाँ पे आंध्रा में, तेलंगाना में, इवन केरल और तमिलनाडु में जो स्थितियाँ आ रही हैं उसमें बहुत साफ है, चूँकि एक मजबूत लीडर ना होना विपक्ष में। राहुल गांधी वास्तव में ये पोजीशन है कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक अगर बीजेपी के तो राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी हिमाचल में चले जाते तो हिमाचल में कांग्रेस की हार होती। फैक्ट ये है कि पूरी ताकत राहुल गांधी पे लगा दी जाती है, राहुल गांधी के न जाने से की वजह से जीती। दूसरी बता रहे विपक्ष का लीडर कमज़ोर होना, विपक्ष का बटा होना, और कोई सोच नहीं पा रहा है। आप ये गौर कीजिए, आदिवासी इलाकों की सिर्फ 2 सीट छोड़ करके सब जगह गुजरात जीत गई। उसकी वजह है कि जो इन्होंने राष्ट्रपति बनाया है उसकी वजह से आदिवासी लगभग 85% बीजेपी का हो गया। हिंदुस्तान में सबसे सस्ता सिर्फ एक बोरे आलू में, एक झोले अमरूद में आदिवासी वफादारी के साथ वोट देता, किसी को अपने यहाँ घुसने नहीं। जो हो गया वो हो गया, 24 में क्या होने वाला है? वही 24 का बता रहे हैं। तो आदिवासी टोटल वोट बीजेपी को मिलने जा रहा है जो नहीं मिलता था। अब वो क्या होगा, अगर आदिवासी 13% भी मिला तो 13 उधर से माइनस हुआ, 26 का अंतर हुआ। दूसरा क्या है, पहले दलित बीजेपी में नहीं था, आदिवासी नहीं था। आज ये पोजीशन दलित में कोड़ी समाज, खटिक समाज, वाल्मीकि, पूरे हिंदुस्तान का लगभग 50%, और जो कुड़ील बिरादरी है वो बीजेपी में नहीं है। आज ये पोजीशन है कि दलित में भी लगभग 35-40% बीजेपी को चला गया। अब आइए बैकवर्ड समाज में यादव जो है वो 99% जो हकीकत ये है वो सपा के साथ, राजद के साथ, उनके साथ है। परंतु यूपी और बिहार के बाद जो भी यादव है वो सब उसमें जा रहा है बीजेपी में। राजस्थान का पूरा यादव बीजेपी में जाएगा, क्योंकि अगला जो चीफ मिनिस्टर वहाँ का शायद भूपेंद्र यादव ही हों। अब मध्य प्रदेश में भी निश्चित तौर पे एक उप मुख्यमंत्री यादव बनाया जाएगा। तो एक देखिए बैकवर्ड में भी बीजेपी ने आज बैकवर्ड की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी है। दूसरी, इन्होंने आदिवासियों में कब्जा कर लिया, दलित पे कब्जा। ये सब कब्जा छोड़ो, ठीक है। ये बताइए 24 में क्या लग रहा है कि किस काम के दम पे चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या मुद्दा होगा? उस रणनीति पे जो लग रहा है, मुझे लगता है कि भाजपा या मोदी कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। उनके पास संसाधन है, वो हर तरह से चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी प्लानिंग इतनी फास्ट है, उन्होंने पन्ना प्रमुख में भी विशेष वो अपने कार्यकर्ताओं को रन फार, कहीं स्टेचू कहीं कुछ, वो दौड़ाते रहते, काम करें, कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं। तो मोदी को हटा पाना कोई सवाल नहीं उठता। दूसरी आपको बता रहे, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पहले कम्युनिस्टों का कब्जा था, कांग्रेस का था। आज जो पोजीशन है कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आरएसएस और बीजेपी ने कब्जा कर लिया। अब इस कब्जे को हमारे ख्याल में हटा पाना संभव नहीं है किसी भी राजनीतिक दल में। ऐसे कांग्रेस को बोल रहे थे इसको हटा पाना संभव नहीं है, लेकिन हट गई। नहीं, कांग्रेस, हाँ सुनिए, तब अब में अंतर है। तब कांग्रेस में इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड लीडर थी, संजय गांधी जैसे लोग थे, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे। आज ये पोजीशन है कि राहुल की वो इमेज नहीं बन पाई है। मोदी भी कब तक रहेंगे? हाँ, मोदी आप देखिएगा 2026 तक मोदी रहेंगे। और मोदी को हटा पाना 29 तक। हाँ, उसकी वजह बतला दें। नहीं, 29 तक नहीं रहेंगे, 2026 तक। 2024 में ये जीतेंगे। जीतने के बाद 2 साल बाद जहाँ तक ये संयुक्त राष्ट्र संघ का या तो वो बनेंगे या कोई भी एक वो ले लेंगे। अच्छा, और भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? नहीं, हम ये नहीं, मोदी डेफिनेटली। मोदी के पास कौन लग रहा है, कौन आएगा? सुनिए, मोदी के बाद जो आने की संभावना है वो बहुत हद तक आप समझ लीजिए। वो आपको एक ताजुब की बात आ दे, असम का चीफ मिनिस्टर विश्व शर्मा या योगी या फिर अमित शाह, अच्छा, ये 3 हो सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो संभावना है। और अच्छा, दूसरी आपको बता रहे हैं कि अगर बीजेपी कहीं कमज़ोर हो रही है तो तेलंगाना में बीजेपी ज़्यादा सांसद जीत के आ रही है, बंगाल में ज़्यादा आ रही है, नॉर्थ ईस्ट में आ रही है। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, बिहार में जो इस समय पोजीशन आई है ये आ रहे हैं। उड़ीसा में आप देखिएगा जो चुनाव होगा उसमें 20 लोकसभा सीट जीतेंगे राष्ट्रपति के वजह।